मॉर्निंग क्लास। आज हम आपके हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का अध्याय 1 जिसका नाम है मध्यकालीन विश्व के बारे में पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे, समझेंगे कि इस अध्याय के अंदर क्या क्या बातें इतिहास की बताई गई हैं। इसको हम इंग्लिश में मेडिवल पीरियड बोलते हैं। इतिहास में समय या काल जैसे कि घड़ी या कैलेंडर दर्शाते हैं, घंटों, दिनों या वर्षों की तरह नहीं गुजरता समय। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संस्थाओं में परिवर्तनों को दर्शाता है। यह विश्वासों तथा विचारों में परिवर्तनों को भी प्रतिबिंबित करता है। पुस्तक के इस भाग में हम भारत के मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानेंगे। ये लैटिन शब्द है जिसको मीडियम एल्वियम से लिया गया है, जिसका अर्थ है बीच का समय। वह काल जो इतिहास के प्राचीन तथा आधुनिक कालों के मध्य का है उसे मध्यकाल या बीच का काल कहलाता है। भारत में मध्यकालीन या मध्यकाल 8वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर 18वीं शताब्दी के अंत तक फैला हुआ है, जो कि लगभग 1100 वर्षों का है। इन वर्षों के दौरान उपमहाद्वीप के कई समाज विभिन्न क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाओं तथा परिवर्तनों से गुजरकर समृद्धता के स्तर तक पहुंचते थे। ये परिवर्तन प्राचीन प्रारंभिक चरण से किस प्रकार भिन्न थे, ये आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। इन शताब्दियों के दौरान समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, धर्म तथा संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों को आसानी से तथा अच्छी प्रकार समझने के लिए मध्यकाल को फिर से 2 उपभागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रारंभिक मध्यकाल तथा दूसरा है उत्तर मध्यकाल। प्रारंभिक मध्यकाल 8वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी तक फैला हुआ है। इस काल के दौरान पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल तथा राजपूत शक्तिशाली राजवंश थे। उत्तर मध्यकाल 13वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक है। यह तुर्कों, अफगानों तथा मुगलों के शासन को दर्शाता है। स्थानों के परिवर्तित नाम। इतिहास के विभिन्न कालों के दौरान भारत को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता था। वैदिक काल के प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथों में विंध्य तथा हिमाचल के बीच का भूभाग आर्यवर्त या आर्यों की भूमि के नाम से वर्णित है। पुराणों के युग के दौरान उपमहाद्वीप को भारतवर्ष कहा जाता था और यह शब्द इसे दूसरे महाद्वीपों से अलग करता था। हिंदू शायद फारसी भाषा से लिया गया है और इसका प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता था जो सिंधु नदी के पार रहते थे। हिंद तथा हिंदुस्तान शब्द 11वीं शताब्दी में फारसी तथा अरबी भाषाओं में इस्लाम के अधीन प्रदेश दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते थे। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के शासकों तथा मुगलों ने अपने भारतीय साम्राज्य को हिंदुस्तान के नाम से बुलाना आरंभ किया। भारत का आधुनिक नाम भी सिंधु नदी से लिया गया है। प्राचीन यूनानवासी भारत के निवासियों को इंडो या सिंध के निवासी कहते थे। इतिहास के स्रोत। इतिहास हमारे पास उस काल के स्रोतों जैसे साहित्य, सिक्कों, स्मारकों, शिलालेखों, चित्रों आदि के रूप में आया है। इस प्रकार पुरातात्विक तथा साहित्यिक स्रोत हमारा संबंध प्राचीन काल से जोड़ते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास ने अपने पीछे स्रोतों का एक समृद्ध कोष छोड़ा है, जिससे हमें उस काल के पुनर्निर्माण में सहायता मिलती है।
इतिहास कुछ नहीं है, पुरानी जो बीती हुई दशकें हैं उनके अंदर क्या क्या मौजूद था उस स्थिति को बताने के लिए इतिहास का सहारा लिया जाता है। पुरातात्विक स्रोत मानव जीवन के अवशेषों के द्वारा इतिहास का अध्ययन करना पुरातत्व विज्ञान कहलाता है। इस प्रकार के स्रोतों में स्मारक तथा भवन, मूर्तिकला तथा चित्र एवं सिक्के हैं। शिलालेख। शिलालेख वे लेखन सामग्री हैं जो कठोर धरातलों जैसे धातु, शिलाओं तथा पत्थर पर खुदी हुई हैं। शिलालेखों का अध्ययन करना पुरालेख शास्त्र कहलाता है। भारत के प्राचीन काल के विषय में जानने के लिए शिलालेख एक महत्वपूर्ण साधन है। गत वर्ष आपने मौर्य शासक अशोक के स्तंभों तथा शिलालेखों के विषय में पढ़ा था। शिलालेख किसी मूर्ति या मंदिर को समर्पित 2 लाइनों जितने छोटे या किसी राजा की उपलब्धियों की प्रशंसा करने वाली लंबी कविताओं जितने बड़े हो सकते हैं। राजा की प्रशंसा करने वाली ये बड़ी कविताएं प्रशस्ति कहलाती हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है थोड़ा सा एक बार मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ। आर्यवर्त के बारे में पढ़ा, भारतवर्ष कहाँ से कब से कहा जाता है, मध्यकालीन जो हमारे भारत का है वो किस शताब्दी से लेकर के किस शताब्दी के बीच का है, यानी कि 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक के बीच का काल है। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया। एक तो प्रारंभिक मध्यकाल जो कि 8वीं से लेकर के 13वीं तक है, और दूसरा उत्तरीय मध्यकाल जो कि 13वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी तक का है समय है। फिर हमने इतिहास के स्रोत के बारे में जाना कि पुरातत्व विभाग से क्या पता चलता है हमें, फिर शिलालेखों से क्या पता चलता है। अब हम आइए इसमें आगे बात करें। मध्यकाल के लिए हमारे पास चोलों के शिलालेखों से लेकर ताजमहल, लाल किला तथा राजपूतों के महलों की दीवारों पर लिखे शिलालेखों तक पर्याप्त सामग्री है। स्मारक तथा भवन। ऐतिहासिक स्मारक तथा भवन जैसे महल, मंदिर, किले, मस्जिदें, मकबरे आदि भूतकाल के पुनर्निर्माण में सहायता करते हैं। ये उस काल की स्थापत्य कला की शैली तथा संस्कृति के विकास के बारे में एक अनुमान प्रदान करते हैं। मध्यकाल के प्रसिद्ध स्मारक हैं हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, कुआत उल इस्लाम तथा जामा मस्जिद, और दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल, कर्नाटक में हैलेबीडु का होयसालेश्वर मंदिर। मूर्तिकला तथा चित्रकारी। हमारे पास मध्यकाल की बहुत सी सुंदर मूर्तियां तथा चित्र हैं। ये मूर्तियां अधिकांशतः राजाओं, रानियों, देवताओं तथा देवियों को प्रदर्शित करती थी और कांसा, पत्थर या लकड़ी की बनाई जाती थी। सबसे प्रसिद्ध मूर्तियां चोलों की कांस्य मूर्तियां हैं, जैसे नटराज की मूर्ति। क्योंकि राज्यों के राजा तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति अपने चित्र बनवाते थे, तो ये चित्र राजाओं तथा श्रेष्ठ सामंतों के पतन के अभिलेखों के रूप में कार्य करते थे। वे हमें समाज की प्रकृति, कपड़े पहनने की शैली, पालन किए जाने वाले संस्कार, महत्वपूर्ण घटनाएं, आम लोगों की जीवन शैली के साथ उस काल की प्रमुख विशेषताओं के विषय में बताते हैं। सिक्के। सिक्कों का अध्ययन करना मुद्रा शास्त्र कहलाता है। सिक्के हमें किसी समाज के राजाओं, किसी समय के राजाओं, उनके साम्राज्य के विस्तार, राज्य की आर्थिक स्थिति, दिनांक, प्रयोग की जाने वाली भाषा, व्यापार, कला, धर्म तथा साहित्यिक कुशलता के विषय में बताते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान द्रव्य परीक्षा मुद्राओं पर लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक थी। इसमें उसके शासन के दौरान ढाले गए सिक्कों की सूची थी।
साहित्यिक स्रोत 700 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी तक के काल का अध्ययन करने के लिए बहुत से साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हैं। वे पांडुलिपियों, पुस्तकों तथा दस्तावेजों के रूप में हैं और भारत तथा विदेशों के अभिलेखागारों तथा पुस्तकालयों में अभिलेखों के रूप में उपलब्ध हैं। वे पुस्तकें जो काफ़ी पहले हाथों से लिखी जाती थी पांडुलिपि कहलाती हैं। साहित्यिक स्रोत में राज्यों के इतिहासकारों के अभिलेख, जीवनियाँ, आत्मकथाएं, फरमान तथा राजाओं के पत्र, राज दरबार के अन्य अभिलेख जैसे न्याय संबंधी, कर तथा यात्रा वृतांत आदि सम्मिलित है। आख्यान यानी कि वृतांत। आख्यान का अर्थ है राजाओं के राज तथा राज दरबार की जीवन शैली के अभिलेखा। सामान्यतः राजाओं के शाही आख्यान होते थे। वे राज्य में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को विस्तार से लिखते थे। उस काल में लिखे गए अधिकांश वृतांत फारसी, अरबी तथा तुर्की भाषाओं में लिखे गए थे। मध्यकाल में लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण वृतांत इस प्रकार है। कश्मीर के राजाओं के इतिहास के विषय में कलहन की राजतरंगिणी जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी गई तारीख ए फिरोजशाही फिरोज शाह तुगलक के शासन तक दिल्ली के सुल्तानों का वर्णन करती है। अमीर खुसरो की खजान उल फतह और तुगलकनामा खिलजियों और तुगलकों के शासन के विषय में बताता है। जीवनी और आत्मकथाएं। इस काल की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत बहुत सी जीवनियाँ और राजाओं द्वारा स्वयं लिखी गई जीवनियाँ या आत्मकथाएं हैं। बाबर की जीवनी बाबरनामा भारत की प्राकृतिक भू आकृति और राजा के आकलन के विषय में बताता है। जहांगीर की आत्मकथा जहांगीरनामा हमारे सामने जहांगीर के शासन का चित्रण करती है। गुलबंद बेगम का हुमायूं नामा शाही परिवार के आंतरिक मामलों के विषय में बताता है। यात्रा वृतांत। कुछ प्रसिद्ध विदेशी यात्रियों के लेखों में इब्न बतूता, मार्क पोलो, निकोलो कांटी, अब्दुल रज्जाक, राल्फ फिच बर्नियर तथा टेवनियर के लेख सम्मिलित हैं। वे भारत की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक दशाओं का वर्णन करते हैं। धार्मिक साहित्य। भारतीय इतिहास के मध्यकाल को भक्ति काल तथा सूफी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों रामायण तथा महाभारत का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया। बहुत से संतों ने स्थानीय भाषाओं में दोहे, कविताएं, गीत आदि लिखे। वे उस काल का विस्तृत वर्णन करते हैं जिसमें वे लिखे गए हैं। पुरालेख। साहित्य स्रोतों के अतिरिक्त सरकारी दस्तावेज या पुरालेख राजा द्वारा जारी शाही हुक्मनामा या फरमान के रूप में विभिन्न राजाओं के बीच संधि या समझौता पत्र, दरबार के वृतांत तथा राजस्व के अभिलेख आदि भी इतिहास के स्रोत हैं। वे उस समय की प्रशासनिक नीतियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं और इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायता करते हैं। सुलेख कला, कैलीग्राफी जिसको हम कहते हैं, जो कि हमारा संविधान जिस के द्वारा लिखा गया है। मध्यकालीन की कई पांडुलिपियां सुरुचिपूर्ण ढंग से लिखी गई थी और सुंदरता से सजाई गई थी। लेखन की यह कला सुलेख यानी कैलीग्राफी कहलाती है। तो इस अध्याय के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये मध्यकालीन जो विश्व है वो 1100 वर्षों का है, जिसको दो भागों में विभक्त किया गया है, विभाजित किया गया है, जो कि प्रारंभिक इतिहास और उत्तर मध्यकालीन इतिहास के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक में क्या है, 8वीं से लेकर के 13वीं तक, और उत्तर मध्यकाल में क्या है, 13वीं से लेकर के 18वीं तक के बारे में बताया गया है। फिर इसमें ये बताया गया है कि आर्यवर्त या फिर भारत का नाम कैसे पड़ा, भारतवर्ष कब से कहा जाने लगा, हिंदुस्तान कहाँ से शब्द लिया गया है, या फिर पुरातत्वीन क्या होता है, साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं, उनका क्या उपयोग होता है, शिलालेख क्या होते हैं,
उसके बारे में जाना हमने, स्मारक तथा भवन के बारे में जाना, मूर्ति कला तथा चित्रकारी के बारे में जाना, सिक्कों का क्या महत्व है उसके बारे में जाना, साहित्यिक स्रोत में हमने जाना कि किस राजा का जो साहित्य था वो किस नाम से जाना जाता था पहले के समय में, और आज के डेट में हम उसको कैसे याद रखते हैं। फिर हमने पूरा लेख के बारे में जिक्र किया, फिर हमने सुलेख कला के बारे में जाना। तो ये इस अध्याय में बस आपका इतना ही।